स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है ये है कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है आयुर्वेद का और पदार्थ विज्ञान का, जो कई बार क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है, लेकिन स्टूडेंट्स को इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट इसका जो है वो क्लियर नहीं रहता है। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे। कार्य कारण सिद्धांत को हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, अगर हम समझें नॉर्मल लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज में, तो इफ़ेक्ट एंड कॉज थ्योरी। ठीक है, इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी काम हुआ, ठीक है, या कार्य हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पेड़ में बीज से जो है वो पेड़ बन गया। ठीक है, हमने एक सीड बोया था और उस सीड से जो है एक पेड़ बन गया। ठीक है, तो कार्य हो गया उस पेड़ का बनना, और जो सीड है वो हो गया कारण या कॉज। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि कोई भी चीज़, कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे एक कारण होता है। ठीक है, बिना कारण के कोई कार्य होना मुश्किल है, असंभव है, हो नहीं सकता। इसी बात को आयुर्वेद ने माना है और साथ में सांख्य ने माना है। सांख्य दर्शन और आयुर्वेद जो है वो कार्य कारण सिद्धांत को मानता है, यानी कि इफ़ेक्ट एंड कॉज थ्योरी। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि इफ़ेक्ट एंड कॉज थ्योरी क्या होती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल से और हम लोग समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए जैसे किसी को हाइपरटेंशन है। ठीक है, हाइपरटेंशन है तो उसको क्या हो सकता है, ब्रेन में हेमरेज हो सकता है। ठीक है, कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है। तो हेमरेज का क्या कॉज है? हेमरेज जो है एक कार्य हो गया, लेकिन इसका जो कारण है वो हेमरेज, हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही कोविड-19 किसी को हुआ तो कोविड-19 का कॉज क्या हुआ? कोरोना वायरस हो गया। ठीक है, तो ये कारण हो गया। ठीक है, सपोज़ किसी पेशेंट को एसाइटिस हो जाती है। एसाइटिस का मतलब होता है पेट में जो है फ्लूइड जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में भर जाता है। तो इसका कारण भी हो सकता है कि हो सकता है वो पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण हो रहा हो। तो एसाइटिस के पीछे जो कारण है, यानी जो कार्य हुआ उसके पीछे कारण हो सकता है पोर्टल हाइपरटेंशन का होना। ठीक है, इसी तरीके से विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है तो उसके कारण जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो यहाँ पर जो है कारण है विटामिन ए की डिफिशियंसी का होना और कार्य है नाइट ब्लाइंडनेस होना। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आयुर्वेद के टर्म में बात करें तो दोष की विषमता होने से रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। तो यहाँ पर रोगों की उत्पत्ति होना जो है वो एक कार्य है और दोष विषमता जो है वो क्या हो गया, कारण हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कार्य कारण थ्योरी क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अब कारण क्या कुछ परिभाषा बताई गई कि जो स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है उसे कारण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी आप कार्य से ये कंफ्यूज मत होइए कि कार्य का मतलब कोई वर्क है। वर्क मतलब ये रिजल्ट है, कार्य का मतलब रिजल्ट, और कारण का मतलब कॉज। ठीक है, तो कोई भी कॉज कोई चीज़ को रिजल्ट करता है उसको हम कार्य बोलते हैं। तो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है उसे कारण कहते हैं। यानी कि कारण जो है वो स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य को कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर बीज होगा तो उससे फल या पेड़ बन सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। कार्य से पूर्ववर्ती कारण होता है, यानी कि कोई भी प्रोसेस या कोई भी रिएक्शन या कोई भी ऐसा चीज़ हो रही है तो उसमें जो है देखिए हमेशा जो है पहले, कार्य से पहले जो है वो कारण ही आता है। अगर कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, और कोई भी कार्य हुआ है तो उसके पीछे कोई कारण ज़रूर होगा। ये चीज़ बेसिक फंडा इसका ये है। जो कार्य को उत्पन्न करता है वो कारण है, यानी कि कार्य को उत्पन्न करने वाला कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा, और जो कार्य से पहले निश्चित रूप से आए वो कारण होता है। ठीक है, तो कारण जो है वो ज़रूर किसी न किसी कार्य के बेस में या मूल में होता है। अब हमने पहले भी जो इसमें शब्द के उसमें देखा था रेफरेंस में, तो वहाँ पर हमने कारण की बात करी थी। तो कारण तीन तरह का हो सकता है, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। ठीक है, ये तीन तरह के कारण हो सकते हैं। समवाय कारण जो होते हैं वो, उसका एग्जाम्पल दिया कि जैसे आकाश। ठीक है, आकाश में जो है वो शब्द वो ट्रैवल करके जाता है। और असमवाय कारण उनका संयोग या विभाग होना,
और निमित्त कारण उसमें जो जिससे उत्पन्न हो रहा है वो निमित्त कारण, जिसकी वस्तु की वजह से, जिस डंडा भेदी आदि, उसके कारण जो है वो निमित्त कारण कहलाता है। ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, जैसे तंतु या फाइबर होता है जो कपड़ा बनाता है, वो समवाय कारण होता है, और संयोग विभाग उसका जो है वो असमवाय कारण होता है। और जिन चीज़ों से कपड़ा बुना जाता है, जैसे लूम वगैरह पे जिस पे कपड़ा बुना जाता है, तो वो जो है हो गया उसका निमित्त कारण। ठीक है। या आप समझ लीजिए कि जैसे स्वेटर, कोई ऊन है, ऊन जो है वो समवाय कारण हो गया, और ऊन को जो है वो बनाना, उसको निटिंग, उसकी जो प्रोसेस है वो असमवाय कारण हो गया। और निमित्त कारण जो हम उस बुनाई के काम में जो डंडी वगैरह आती हैं जिससे हम लोग बुनते हैं, तो वो जो है वो निमित्त कारण हो गया। इसी तरह से अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें, तो कोई ट्रॉमा या इन्फेक्शन या मिथ्या आहार विहार किसी डिजीज़ के रूट में होता है, तो वो उसका जो है समवाय कारण हो जाता है। और दोष दूष्य संयोग जो है या पैथोलॉजिकल चेंजेस, वो असमवायी कारण होते हैं। और निमित्त कारण में जैसे फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, पुअर डाइट, कंटामिनेशन एक्सेट्रा, ये जो है वो असमवाय कारण में, या सॉरी निमित्त कारण में आ सकते हैं। ठीक है। अब आपने समझ लिया कि कार्य कारण सिद्धांत क्या होता है। तो कार्य कारण जो सिद्धांत होता है, ये जो कार्य कारण सिद्धांत होता है, इसमें जो है ये दो पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। दो तरह का हो सकता है। इससे पहला एक टाइप है सत्कार्यवाद, यानी जो ओरिजिनल हमने अभी पढ़ा है कि हर कारण के पीछे न कोई कार्य होता है, तो ये जो वाद है ये सत्कार्यवाद में आता है। ठीक है। और इसका जस्ट जो अपोजिट है कि किसी भी कार्य के पीछे ये लोग जो है कारण को नहीं मानते हैं, ये लोग नहीं मानते हैं कारण को कि कोई कारण होगा। ठीक है। तो कार्य के होने में कोई कारण नहीं होता है, ऐसा मानना है असत्कार्यवाद का। इसी को आरंभवाद भी कहते हैं, और ये मुख्य रूप से न्याय और वैशेषिक ने जो है इसको माना है, न्याय और वैशेषिक ने। और सत्कार्यवाद जो है मुख्य रूप से सांख्य और आयुर्वेद ने माना है। इसी को परिणामवाद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? परिणामवाद। सत्कार्यवाद को परिणामवाद भी कह सकते हैं हम। ठीक है। जिसको मुख्य रूप से सांख्य, आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन जिसको कह सकते हैं, मेडिकल साइंस जिसको मानती है कि परिणामवाद, यानी कोई भी कार्य होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। और इसी सत्कार्यवाद का एक ब्रांच होती है विवर्तवाद। ये भी हम बाद में देखेंगे कि विवर्तवाद क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। तो मोटा मोटा इसको आप समझेंगे तो सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद दो तरह के हो गए। फिर सत्कार्यवाद दो प्रकार का होता है, परिणामवाद और विवर्तवाद में हम इसे बांट सकते हैं, या विवर्तवाद को अद्वैतवाद भी कह सकते हैं। ठीक है। सत्कार्यवाद, सत का मतलब होता है सत्ता। ठीक है। सत्ता या विद्यमान, मतलब कोई भी चीज़ की सत्ता होती है, यानी कि वो विद्यमान है, वो प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे उसकी सत्ता होना। यानी कार्य की सत्ता जो है किस में होती है? कारण में होती है। ठीक है। तो हालांकि ये फिलॉसफी है, दर्शन है, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसको लिखा इस तरह से जाता है कि हमारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को समझ में नहीं आती है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो थोड़ी बेसिक चीज़ों से आप समझना शुरू करिए तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि क्या बात चल रही है। तो कार्य की सत्ता जो है वो कहाँ होती है? कारण में। ठीक है। कार्य की सत्ता जो है उसके कारण में होती है। तो वही बात को हम कई तरह से घुमा फिरा के समझ लीजिए, कहा जा रहा है हर जगह कि अब इसको सत्कार्यवाद कह दिया। ठीक है। इसको इन्होंने कह दिया कि ये सत्ता जो है वो कारण, कार्य की सत्ता जो है वो कारण में होती है, यानी कार्य कारण जो होता है वो कार्य में विद्यमान होता है पहले से ही। ठीक है। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे सत्कार्यवाद बनता है। सत वर्ड आ गया सत्कार्यवाद का। और जहाँ पे सत्ता नहीं होगी, यानी कि अविद्यमान होगा, तो वहाँ पे कौन सा? असत्कार्यवाद हो जाएगा। ठीक है। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से देख लीजिए, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद को फिर परिणामवाद या विवर्तवाद में बांटा गया है। फिर सत्कार्यवाद में होता है, सत का मतलब होता है सत्ता, और कार्य की सत्ता जो है वो कारण में होती है। ठीक है। तो कारण या कॉज वो क्या करता है? उसका इफेक्ट या कार्य वो करता है। ठीक है। तो कारण या कॉज, इससे हम समझ गए कि कार्य कारण सिद्धांत इससे बनता है। तो सांख्य ने सत्कार्यवाद के समर्थन में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हर कार्य का एक कारण होता है। हर कार्य का
एक कारण होता है। मतलब कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है। तो उसके समर्थन में उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं सांख्य ने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है और कई तरह से पूछा भी जाता है। और ये मतलब इन्होंने 5 पॉइंट्स बताए हैं कि भाई देखो, हम ये आपको सीधा बताना चाहते हैं कि कोई भी इफ़ेक्ट होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, कॉज ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉज हो, बिना कॉज के भी इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसा कि न्याय और वैशेषिक मानते हैं। तो इन्होंने जो सांख्य ने अपनी बात को साबित करने के लिए एक श्लोक दिया, असद करणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभावात शक्तस्य शक्य करणात कारण भावाच सत्कार्यम। तो हम इसे ब्रेक करके थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि हमें इस श्लोक का मतलब भी समझ में आ जाए और हमें जो सत्कार्यवाद है वो भी समझ में आ जाए। ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए कि इन्होंने क्या कहना चाहते हैं। पहले पॉइंट पे देखिए, असत करणात यानी कि असत, असत यानी अविद्यमान चीज़ों से कोई चीज़ की उत्पत्ति संभव ही नहीं हो सकती है, इसलिए हर कार्य का एक कारण होता है। ठीक है। तो असत करणात, समझ गए कि असत चीज़ों से सत की उत्पत्ति संभव नहीं है, इसीलिए कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा, उसके अंदर कार्य के अंदर कारण जो है वो उसकी सत्ता विद्यमान होगी। ठीक है। उपादान ग्रहणात यानी कि हर निश्चित चीज़ से ही कार्य संभव है, इसलिए हर कार्य का एक कारण होता है। मतलब जैसे कि कोई निश्चित चीज़ है, जैसे कोविड वायरस है तो कोविड वायरस से ही कोरोना पॉसिबल है, ये नहीं कि टाइफाइड वायरस से जो है वो कोरोना पॉसिबल हो जाए। ठीक है। तो निश्चित चीज़ से ही वो कार्य संभव होगा, उपादान ग्रहणात। ठीक है। इसीलिए हर कार्य का एक कारण होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। सर्व संभावात, हर चीज़ से हर चीज़ संभव नहीं है, इसलिए हर कार्य का एक कारण होना ज़रूरी है। यानी कि आप समझो कि अगर टाइफाइड है तो वो भी सैल्मोनेला से होगा, ट्यूबरकुलोसिस है तो वो जो है वो ट्यूबरकुलस के बैक्टीरिया से होगी, कोरोना है तो वो कोविड वायरस से होगा। ठीक है। तो ये जो चीज़ उसका कारण है उसी से वो डिज़ीज़ पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस से ट्यूबरकुलोसिस हो जाए या कोरोना वायरस से HIV हो जाए पॉजिटिव। ठीक है। तो जो उसका कारण है उसी चीज़ से वो चीज़ संभव है। आपको मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। शक्तस्य शक्य करणात् यानी कि उस कारण के अंदर एक शक्ति है जो कि वो कार्य करने में सक्षम होती है, इसलिए हर कार्य का एक कारण होता है बेसिकली। ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि उसके अंदर वो शक्ति है, यानी कि कोविड वायरस के अंदर शक्ति है कोरोना कॉज करने की, डिजीज़ कॉज करने की, तो उसके अंदर वो शक्ति है, इसीलिए वो उसका कारण है। ठीक है। तो जैसे समझ लीजिए कि कोई भी डिज़ीज़ है उसका जो कारण है उसके अंदर एक शक्ति है उसको उसको करने की। ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए, 5th पॉइंट, कारण भावात सत्कार्यम, यानी कि कार्य होने के बाद कारण का भाव बदल जाता है, इसलिए हर कार्य का एक कारण होता है। यानी कि जब कारण जो है जो कारण है वो कार्य में कन्वर्ट हो जाता है तो वो चीज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है। उदाहरण के तौर पे जो है दर्शन में समझाया गया है कि जैसे अगर मान लीजिए दूध से दही बन गया तो वो दूध अपना रूप छोड़ देगा, दूध दूध नहीं रहेगा, वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका भाव चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 5 पॉइंट उन्होंने समझाने के लिए कहे हैं, असद करणात उपादान ग्रहणात और सर्व सम स्वभावात शक्तस्य शक्य करणात कारण भावाच सत्कार्यम। ठीक है। तो सत्कार्यवाद इस श्लोक से सिद्ध होता है। सत्कार्यवाद 2 तरह से हो सकता है, मतलब कार्य जो परिवर्तन जो हो रहा है तो वो परिवर्तन 2 प्रकार का हो सकता है, धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम। यानी कि धर्म परिणाम मतलब चेंज इन प्रॉपर्टी और लक्षण परिणाम का मतलब चेंज इन सब्सटेंस। ठीक है। तो दोनों तरीके का चेंज हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज हो सकता है या फिर वो पूरा का पूरा सब्सटेंस ही चेंज हो जाए। ठीक है। अब देखिए, असत का असत कार्यवाद या आरंभवाद, इसको न्याय और वैशेषिक ने माना है कार्य की सत्ता कारण में विद्यमान नहीं होती। ठीक है। इन्होंने माना कि जो कार्य होता है उसकी सत्ता कारण में विद्यमान नहीं होती, यानी कि जो कार्य होता है वो अपने आप होता है, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता है। तो ये लोग बहुत ही समझदार दर्शन है, बहुत ही समझदार लोग हैं, इनकी जो फिलॉसफी है वो ये मानती है। इन्होंने जो है सत्कार्यवाद का खंडन किया और असत्कार्यवाद दिया। ठीक है। लेकिन जो सांख्य दर्शन के थे
सांख्य दर्शन ने जो है उसका मंडन भी किया, यानी कि खंडन के अपोजिट मंडन होता है। यानी कि अगर जो किसी चीज़ बात का खंडन किया जाता है तो उसका जो है वो क्या कहते हैं, रिबटल जो दिया जा रहा है सांख्य दर्शन ने वो दिया है, और अपनी बात को इन्होंने फिर प्रूव भी किया है। तो सांख्य दर्शन ने कुछ पॉइंट्स में, यहाँ पे एक टेबल मैंने यहाँ दी है, और इस टेबल में जो है एक साइड खंडन है और सांख्य दर्शन के द्वारा दिया गया मंडन है। तो देखिए, पहले न्याय वैशेषिक उसका खंडन करते हैं, और सत्कार्यवादी का खंडन करते हुए कहते हैं कि अगर कार्य कारण में पहले से ही है तो निमित्त की क्या ज़रूरत है, खुद ही क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाता, अपने आप ही जो है कारण जो है वो कार्य में कन्वर्ट हो जाए, निमित्त कारण की ज़रूरत ही क्या है उसको, है ना। तो मंडन में कहते हैं कि कार्य में जो है वो कारण अव्यक्त रूप से रहता है, और उसे व्यक्त रूप में लाने के लिए जो है वो निमित्त कारण की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि बिना किसी फैक्टर के, जैसे अब कोरोना वायरस तो पूरे में घूम रहा था, लेकिन जिसने हैंड वॉश प्रॉपर कर रहा है, या अगर इसने अनहाइजीनिक या कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया, तो वहाँ पे निमित्त कारण हो गया वो कांटेक्ट, और उस कांटेक्ट के कारण उसको कोरोना हो गया। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कि जिन्होंने जो है कांटेक्ट में आए वो कोविड पेशेंट के, लेकिन उन्होंने प्रिकॉशन ले रखा था, तो वहाँ पे निमित्त कारण नहीं था, तो इसके कारण जो है वो कार्य नहीं हुआ। ठीक है, तो निमित्त कारण बहुत ज़रूरी है अव्यक्त कारण, अव्यक्त चीज़ को व्यक्त करने के लिए, यानी कि जो कारण है वो अव्यक्त है और जो कार्य है वो व्यक्त है, तो इसलिए निमित्त कारण की ज़रूरत पड़ती है। फिर न्याय और वैशेषिक कहते हैं कि दोनों के अलग अलग नाम क्यों हैं। ठीक है, अगर कारण और कार्य एक ही हैं, ठीक है, तो दोनों के नाम अलग अलग क्यों हैं। अगर कार्य में जो है वो कारण पहले से ही है, तो फिर दोनों के अलग अलग आप नाम क्यों दे रहे हैं। तो यही बात का मंडन करते हुए सांख्य फिर से कहता है कि कारण में कार्य अव्यक्त होता है, तो उसे व्यक्त करने के लिए, व्यक्त जब हो जाता है कारण में, जब अव्यक्त में रहता है तो उसको दूसरा नाम होता है, और जब वो व्यक्त हो जाता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे दूध में जो है, दूध का नाम जब दूध रहता है तो वो दूध रहता है, और जब वो कन्वर्ट हो जाता है दही में तो उसका नाम चेंज होकर के दही हो जाता है, लेकिन चीज़ तो वो वही रहती है। अच्छा, फिर न्याय दर्शन कहता है, न्याय वैशेषिक कहते हैं कि दोनों में जब अगर कार्य में कारण पहले से ही है तो दोनों में भेद क्यों नहीं हो पाता है ना, दोनों में जो है भेद क्यों नहीं हो पाता। तो ये दोबारा उस चीज़ को कहते हैं कि कारण जो है वो अव्यक्त होता है और कार्य व्यक्त होता है, इसलिए जो है उसमें जो है भेद नहीं हो पाता। तो फिर लास्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि दोनों एक ही काम क्यों नहीं करते, अलग अलग काम क्यों करते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, ठीक है, तो अगर मिट्टी से घड़ा बन रहा है तो ये घड़ा जो है वो कार्य है और ये कारण है, यानी कि घड़े के अंदर मिट्टी की सत्ता पहले से विद्यमान है। तो दोनों ही जो है एक ही काम क्यों नहीं करते हैं। जैसे मिट्टी का जो घड़े का काम है वो काम जो है मिट्टी क्यों नहीं कर लेती। ठीक है, तो इसके मंडन करते हुए सांख्य दर्शन कहता है कि दोनों के भाई प्रयोजन अलग अलग है ना, और व्यक्त होने पे प्रयोजन बदल जाता है। ठीक है, घड़े का प्रयोजन अलग कुछ है, मिट्टी का प्रयोजन अलग कुछ है, लेकिन ये कारण तो है ही इसका, और जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्य हो जाता है, तो फिर ये व्यक्त होने पे इसमें बदल जाता है। ठीक है, तो फिर सांख्य दर्शन नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि अगर कार्य में कारण पहले से ही है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि इससे ये हुआ, यानी इस बात का कोई मतलब ही नहीं, यानी कि दोनों अगर एक ही चीज़ हैं तो इस बात पे जो है सांख्य दर्शन फिर से कहता है कि भाई देखिए ऐसी बात नहीं है, अव्यक्त से व्यक्त हो जाता है। तो ये जो है मतलब हम ऐसा नहीं है कि जो कारण है वो पहले अव्यक्त होता है और फिर वो जो है बाद में व्यक्त हो जाता है। तो जब व्यक्त हो जाता है तो उसी के अंदर विद्यमान ही वो होता है ना। फिर ये कहते हैं कि रूप और आकार तो अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज़ बीज का रूप और आकार छोटा है, पेड़ का रूप और आकार अलग अलग है, तो अगर उसी के अंदर विद्यमान है तो इनके रूप और आकार तो अलग है ना। तो ये कहते हैं, सांख्य दर्शन कहता है कि होने दीजिए, लेकिन इस बात से ये सिद्ध नहीं होता कि दोनों की सत्ता अलग अलग है। ठीक है, तो यानी कि बीज जो है वही बन के पेड़ बन जाता है, यानी कि दोनों अलग अलग सत्ता नहीं है, उसी के अंदर विद्यमान है, इनका ये मानना है। ठीक है,
तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद किस प्रकार से एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं और यहाँ पर सांख्य दर्शन उसका मंडन यानी क्लैरिफाई कर रहा है। तो देखिए बेसिकली जो है, जो आयुर्वेद में और या कोई भी मेडिकल साइंस है या कोई भी साइंस है, तो वो जो है इसके फेवर में रहती हैं ज़्यादातर, कि जो है सत्कार्यवाद का वो फेवर करते हैं कि हाँ ठीक है, हर जो ही कोई भी कॉज होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है। अब देखिए विवर्तवाद की बात करें तो विवर्तवाद जो है वो कहता है कि वो भ्रम, वो कहता है कि जो है कारण वो कार्य को जो है वो भ्रम मानता है। ठीक है, यानी जगत को वो कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ठीक है, वो केवल कारण को यानी केवल ईश्वर को में विश्वास करता है। वो कहता है कि केवल ईश्वर जो है वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ब्रह्म जो है वही सत्य है, धरती की जो है मतलब पृथ्वी की जो सृष्टि की जो है उत्पत्ति कर रहे हैं, तो यही जो है वो कारण है और ये जो है यही सत्य है। ये जो है विवर्तवाद का कहना है ऐसा। तो ये जो है मतलब केवल कारण को मानते हैं, ये कार्य को मानते ही नहीं। ये कहते हैं कार्य कारण ही होता है, कार्य वार्य कुछ नहीं होता है। दुनिया जो है मतलब जो भी काम हो रहे हैं यहाँ पे वो सब मिथ्या है, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो मेन कारण है इस दुनिया का या पृथ्वी का सृष्टि का जो ईश्वर, वही रह जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब भ्रम है, ये जगत जो है वो एक मिथ्या है। ठीक है, तो इनके अलग ही डायरेक्शन है ना, ये विवर्तवाद में ये कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्षण भंगुरवाद। क्षण भंगुरवाद भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाद है आयुर्वेद का और बौद्ध दर्शन का, जिसमें जो है मतलब मानते हैं कि बॉडी जो है या कोई भी चीज़ है वो हर क्षण में नई हो जाती है। यानी आपने जब वीडियो देखना शुरू किया था उस समय आपकी बॉडी में जो चीज़ जो थे वो चेंजेस हो गए हैं इस टाइम तक, और अब जो है आपकी बॉडी कुछ चेंज हो चुकी है। उस समय कोई और व्यक्ति देख रहा था और इस समय जो है वो जो देख रहा है वो व्यक्ति कोई और है, यानी कि दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इन्होंने क्षण भंगुरवाद दिया है और इस क्षण भंगुरवाद को जो है माना है बौद्ध ने, और इवन जो है चरक ने अपने शारीर स्थान में जो है इसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ क्षण भंगुरवाद जो है वो एक थ्योरी को मान लिया है कि हाँ ये थ्योरी सही है। और उसी थ्योरी के बेसिस पे चरक ने नित्य पुरुष की जो कॉन्सेप्ट है उसको सिद्ध करने की कोशिश करी है कि ये नित्य पुरुष जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो हम देख लेंगे जब चरक शरीर की बात होगी तो वहाँ पे नित्य पुरुष को उन्होंने किस प्रकार से क्षण भंगुरवाद द्वारा प्रूफ किया है, ये हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसके लिए सिर्फ ये जान लीजिए कि चरक ने क्षण भंगुरवाद को शरीर स्थान में नित्य पुरुष के संदर्भ में सिद्ध किया है। उसके बाद एक सिद्धांत आता है अनेकांतवाद, नथिंग सर्टेन। ये कहते हैं कि कुछ भी सर्टेन नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कुछ भी सर्टेन नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ का कोई भी हेतु हो सकता है। यानी इधर हेतु है, इधर कोई बहुत सारे हेतु हैं, वो कॉज वो कुछ ही कोई भी कॉज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अनसर्टेनिटी की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी आप इसे कह सकते हैं। तो ये भी एक सिद्धांत है। साम्य वैषम्य सिद्धांत, ये भी मतलब ये आयुर्वेद का सिद्धांत है कि धातुएं सम हो जाती हैं और विषमता होती है तो डिजीज़ हो जाती है। तो अगर हमें बीमारी को सही करना है तो विषमता को सही करना है तो हम साम्य जो है वो उसको धातुओं को साम्य करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सृष्टि प्रकृति के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति के 6 कारण और माने हैं। वो 6 कारण कौन से हैं? स्वभाव, ईश्वर, काल या दीक्षा, नियति और परिणाम। तो इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी जाता है कि प्रकृति के कितने कारण, प्रकृति के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति के कितने कारण माने गए हैं? तो टोटल 6 कारण माने गए हैं। सुश्रुत ने माना है ये 6 कारण। स्वभाव यानी नेचर से, ईश्वर की मर्जी से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, काल के हिसाब से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, यदृच्छा यानी ईश्वर की इच्छा, नियति और परिणाम, ये 6 कारण माने गए हैं। फिर असत कार्यवाद में जो है आप देखें, असत कार्यवाद में कार्य ये कहता है कि कार्य की सत्ता कारण में विद्यमान नहीं होती। अच्छा, असत कार्यवाद में ये 2 प्रकार से इन्होंने माना है। पाक कहा जाता है, अग्नि के संयोग को पाक कहा जाता है। ठीक है, पकाना या उसको अग्नि का संयोग होता है उसे पाक कहते हैं। और पाकज यानी कि अग्नि के संयोग से जो चीज़ उत्पन्न होती है उसे पाकज कहा जाता है। तो पाकज गुण क्या होता है? स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये चारों गुण किस में होते हैं? सिर्फ पृथ्वी महाभूत में। तो पाक केवल पृथ्वी महाभूत का ही होता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज हो जाता है किसी भी सब्सटेंस की, तो उस प्रोसेस को
अग्नि की उत्पत्ति में जो है अगर वो चीज़ हो रही है तो उसको जो है हम कहते हैं कि इसका पाक हो गया और इसके अंदर गुणों का परिवर्तन हो गया। तो इसी तरीके से देखिए आप, इसे जो 2 प्रकार का होता है ये पाक, पिठर पाक और पीलू पाक। पिठर पाक मतलब फिज़िकल चेंज जो कि न्याय मानता है, न्याय ने इसका सपोर्ट किया है, और पीलू पाक यानी केमिकल चेंज होता है, इसको वैशेषिक ने माना है। ठीक है, तो इसको भी याद करना बिल्कुल सिंपल है। पिठर पाक यानी PY से जो होता है पिठर, ठीक है, पिठर पाक, और ये न्याय ने दिया है। ठीक है, न्याय पहले आता है, फिर पीलू पाक, ये केमिकल चेंजेस होते हैं, और ये वैशेषिक ने माना है। तो इसमें कोई बहुत टफ नहीं है, कोड बना सकते हैं आप कोई भी सिंपल सा और याद कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कार्य कारण सिद्धांत को अच्छे से पढ़ा। आप इसको पूरा एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए दोबारा से। इसको चाहें तो आप लिख करके नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने से इसे याद करने में बहुत आसानी होगी और कार्य कारणवाद को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, किस तरीके से कार्य कारण सिद्धांत होता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। ये इसका जो है UG और PG एंट्रेंस के लेवल पे भी अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आयुर्वेद के स्टूडेंट्स इसको और अच्छे से देख सकें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।